हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक फाइनाइट रॉड की वजह से। जब एक बार क्या था, एक केस में तो रॉड को हॉरिजॉन्टल रखा था और एक केस में रॉड को वर्टिकल रखा था। अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड। तो हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, जब रॉड इनफाइनाइट होगी। मान लो एक रॉड आपकी इनफाइनाइट इस तरीके से रखी है, ये ऐसे, यहाँ से d डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या करोगे, आपको मालूम है E परपेंडिकुलर क्या होता है, k लैम्बडा बाई d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। और E पैरेलल क्या होता है, k लैम्बडा बाई d कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। अब सवाल उठता है थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा। रॉड क्या है, इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब ये पॉइंट से जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये पॉइंट से ऐसे, मतलब इधर से ऐसे 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 इधर ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से ऐसे 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 इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। ये कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे एंगल क्या होना चाहिए, मतलब क्या होगा, एक तरीके से ये जो लाइन है आपकी इनफाइनाइट पे इससे मिलेगी, ये लाइन भी आपको इनफाइनाइट पे इससे मिलेगी, है ना। तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री और 90 डिग्री। गलत बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लाइन और ये लाइन, ये इनफाइनाइट पे है, ये इनफाइनाइट पे है, तो इन दोनों का मिलन कब होगा, इनफाइनाइट पे होगा। इनफाइनाइट पे मतलब कैसे कहोगे, एक तरीके से ये समझने के लिए आपने पढ़ा है पैरेलल लाइंस, पढ़े हो आपने पैरेलल लाइंस। हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, यानी ये और ये पैरेलल कह दूं मैं एक तरीके से। तो ये देखो ऐसी है कि अपनी ये रॉड, ये पॉइंट से भी ये बोल रहा हूँ कि ये भी पैरेलल है, तो दोनों एंगल बताओ मेरे को, थीटा 1 और थीटा 2 कितना हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री। इस तरीके से समझ लो। नहीं समझे, कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है इससे कब मिलेगी, इनफाइनाइट पे मिलेगी, ये लाइन इससे इनफाइनाइट पे मिलेगी। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या कहती है, द टू लाइंस विच मीट एट इन्फिनिटी, उनको पैरेलल लाइंस कहते हो, ठीक है। तो ये भी हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हो गए, एक तरीके से इनको बोल दो ये जो लाइन है ये ऐसी हो गई, एक है आपकी रॉड ऐसे और ये पॉइंट P से जो लाइन है वो ऐसा कुछ है। तो एंगल बताओ आप कितना, थीटा 1 और थीटा 2, 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। बस थीटा 1 और थीटा 2 मिल गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है ही, डाल दो, E परपेंडिकुलर k लैम्बडा बाई d साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्बडा बाई d और साइन 90 डिग्री। E परपेंडिकुलर, तो E परपेंडिकुलर कितना हो गया, 2k लैम्बडा बाई d। E परपेंडिकुलर तो पता चल गया, E पैरेलल निकालना है। देखो k लैम्बडा बाई d कॉस थीटा 2 मतलब कॉस 90 माइनस कॉस थीटा 1, मतलब पैरेलल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, सिर्फ परपेंडिकुलर होगी। यानी पैरेलल लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ ये, और वो कितनी होगी 2k लैम्बडा बाई d, और ये लैम्बडा कूलम पर मीटर है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ठीक है। और ई पैरेलल मतलब पैरेलल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, नहीं होगी। तो इनफाइनाइट रॉड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, वो कितनी होती है 2k लैम्बडा बाई d। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। अब सवाल उठता है कि वास्तव में इनफाइनाइट रॉड एग्जिस्ट होती है कि नहीं, नहीं होती है यार। मेरे को बताओ, कोई इंसान अपने जीवन काल में उसने एक रॉड बनाना शुरू किया, उसने एक रॉड बना दी, इंडिया से लेकर अमेरिका तक की रॉड बना दी, तो क्या वो इनफाइनाइट हो गई क्या, नहीं। इनफाइनाइट कैसे हुई, मैं उसे मेजर तो कर सकता हूँ ना, इनफाइनाइट तो नहीं हुई। तो कोई रॉड को हम इनफाइनाइट कब कहेंगे, तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। इनफाइनाइट रॉड को क्या कहेंगे, देखो अब ये रॉड है एक, मान लो इसका लेंथ L है और ये डिस्टेंस है d, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड करना है। मैं ये रॉड को इनफाइनाइट कह सकता हूँ कब, when the length of the rod is very very greater than the point where we have to find the electric field। क्या बोला, when the length of the rod is very very greater than the point, then the distance of the point where we have to find the electric field। d डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और लेंथ ऑफ द रॉड ये है। इसको यानी सीधा साधा ऐसे समझ लो, रॉड की लेंथ है
100 किलोमीटर नहीं बोल दो, 10 किलोमीटर जो भी बोल दो, और ये जो डिस्टेंस डी है इसको बोल दो 0.01 मिलीमीटर। कितना हो गया 0.01 मिलीमीटर, मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 मीटर, और 10 किलोमीटर मतलब 10⁻⁴ मीटर। डिफरेंस कितना हो गया दोनों में, जो L है वो 10⁹ टाइम्स ऑफ D है। अरे बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 10⁹ टाइम्स मतलब कितना हो गया 100 करोड़ गुना बड़ा है कि नहीं। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई है। तो ऐसे में आप रॉड को क्या कह सकते हो, इनफाइनाइट कह सकते हो। तो सिंपल क्राइटेरिया मतलब आपको क्या बोल सकता है, ऐसे आपको सवाल में थोड़ी देगा कि यार रॉड इनफाइनाइट है, ऐसा कभी नहीं कहेगा। किस तरीके से कहेगा, एक तो ये दे देगा लेंथ ऑफ द रॉड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो क्या दे सकता है कंसिडर अ लॉन्ग रॉड। लॉन्ग बोला तो भी आपको इनफाइनाइट कंसिडर करना है, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और या तो ये कंडीशन याद रखना, रॉड को इनफाइनाइट कब कहेंगे, जब लेंथ बहुत बड़ी रहेगी एज कम्पेयर टू डिस्टेंस जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया लेंथ ऑफ द रॉड, मतलब इनफाइनाइट रॉड के लिए। अब बिगिन इनफाइनाइट रॉड का केस हो गया, सेकंड रॉड मतलब सेकंड केस इनफाइनाइट की जगह यहाँ पे लिख दो, ये नोट डाउन कर लेना एक बार वीडियो पॉज करके, और फिर लिखना सेमी इनफाइनाइट रॉड। मतलब एक एंड इनफाइनाइट है और एक एंड फाइनाइट है, इसलिए सेमी इनफाइनाइट रॉड। वो कैसी होगी देखो, एक बार इसको रब कर लेता हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं। सेमी इनफाइनाइट रॉड को कैसे, ठीक है, हमें यहाँ से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमें वापस से बोल दो, एक बार फॉर्मूले लिख दो। ये फॉर्मूले बहुत तरीके से याद कर लेना आप लोग, ये एकदम बढ़िया तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम के समय डिराइव करने थोड़ी नहीं बैठोगे, ये याद कर लेना। अब हमें क्या बताना है, θ1 और θ2। θ1 θ2 कैसे, ऊपर वाली इनफाइनाइट है तो वही फंडा पैरेलल लाइन वाला जो कंसेप्ट आपको पता है इसके पहले। तो θ1 90 डिग्री, θ2 कितना होगा, अरे नीचे कुछ रॉड ही नहीं है, θ2 कब होगा, या इधर लिख दे दो, अगर नीचे रॉड होती और ऐसा कुछ होता तो θ2 होता, पर रॉड तो यही ख़त्म हो गई, इसका मतलब θ2 कितना हो गया 0। मतलब आपका θ1 कितना है 90, θ2 कितना है 0। डाल दो तो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल मिल जाएगा। ई परपेंडिकुलर k λ/d sin 90 प्लस sin 0, sin 90 1 sin 0 0 k λ/t। ई पैरेलल कितना होगा जल्दी बोलो, k λ/d cos θ2 माइनस cos θ1 मतलब cos 90 नहीं cos 0 माइनस cos 90। तो ये हो गया k λ/d। मतलब एक सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगी, ई परपेंडिकुलर का तो डायरेक्शन यही होता है k λ/d। ई पैरेलल का डायरेक्शन बोलो क्या होगा, हमने क्या बोले थे, रॉड लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर है, मैं वापस लिखना भूल गया, पर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। जब हमने डायरेक्शन निकालना सीखे थे तो मैंने आपको बताया था कि ई पैरेलल का डायरेक्शन क्या होता है, बड़े वाले थीटा के अपोजिट। या तो क्या करते हैं अपन, दोनों तरफ को सिमेट्रिक वाला ले लेते हैं ऐसे, और जिस तरफ ऊपर पार्ट है उसका कंट्रीब्यूशन आएगा ई पैरेलल में। तो देखो यहाँ नीचे कोई पार्ट है क्या, नहीं, तो जो भी ई पैरेलल में कंट्रीब्यूशन आएगा वो ऊपर की तरफ से आएगा। तो ई पैरेलल का कंपोनेंट क्या होगा, नीचे होगा। और जिसको ये तरीके से, मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कंसेप्चुअल चलो यार, आप याद मत रखो कि जो बड़े थीटा के अपोजिट होगा, ऐसा याद मत रखो। कहने का मतलब देखो, ऐसी आपकी रॉड है, ई परपेंडिकुलर तो ये ऐसा आ रहा है, ई पैरेलल क्या होगा, देखो रॉड का जो भी होगी इस तरफ एक कंपोनेंट होगा, रॉड ऐसी होगी जिसका एक कंपोनेंट इस तरफ कटेगा जो होगा ई परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट इस तरफ कटेगा जो होगा ई पैरेलल। इसको कैंसल आउट करने के लिए या इसको इक्वलाइज करने के लिए, एक नीचे अगर रॉड ऐसी रहती तो यहाँ से एक ऐसा होता जिसका ई पैरेलल काट देता और ई परपेंडिकुलर ऐड हो जाता, पर यहाँ पे नीचे कुछ रॉड है ही नहीं। यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, नीचे कोई रॉड है ही नहीं, तो क्या कोई ई पैरेलल को काटने वाला है क्या, नहीं काटेगा।
यानी आपका ये ई परपेंडिकुलर तो हो गई, और इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जिसकी वजह से इधर एक ई पैरेलल का कंपोनेंट भी मिल जाएगा और ई परपेंडिकुलर में ऐड हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट क्या होगा आपका, ई पैरेलल क्या होगा नीचे की तरफ, और जिसको ऐसे नहीं याद रखना है तो ये याद रख लो कि जो बड़ा डेटा है उसके अपोजिट तरफ क्या होगा, ई पैरेलल। कब, जब प्लस लैम्बडा कूलम पर मीटर है, और अगर माइनस लैम्बडा कूलम पर मीटर होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी बस। तो हमेशा प्लस के हिसाब से डायरेक्शन निकालो, अगर निगेटिव भी दिया है ना तो प्लस के हिसाब से निकाल लो पहले, और फिर उसको निगेटिव साइन लगा दो, तो अपने आप डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो थीटा 1 90 डिग्री है, यानी बड़े एंगल के अपोजिट ई पैरेलल, यानी वो इस तरफ होगा के लैम्बडा बाई डी। तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड। तो बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह निकाल लिए, अब आएगा समय क्वेश्चन करेंगे आप। तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलो अब बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। पहला क्या करते हैं, पहले वाले में फोर्स निकालना होगा आपको, इंटरेक्शन फोर्स। किस तरीके का सिस्टम है देखो, ऐसे एक इनफाइनाइट रॉड है, इनफाइनाइट, इस पे मान लो लैम्बडा 1 कूलम पर मीटर है चार्ज, या एक फाइनाइट रॉड रखी है जिसकी लेंथ है L, इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो है लैम्बडा 2 कूलम पर मीटर, यहाँ से आज तक का जो डिस्टेंस है वो है A। बताना क्या है, फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू रॉड्स। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करोगे देखो, मुझे मालूम है कि एक ये रॉड है, तो हमें हमेशा मालूम है जब भी कंटिन्यूस बॉडी है क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटोगे, उस पर फोर्स निकाल लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात क्या करोगे, इसको ऐसे ही बना लो, ये आपकी रॉड है, यहाँ से x दूरी पे जाके एक एलिमेंट काटो जिस पे चार्ज होगा dq और जिसकी लेंथ होगी dx। क्या बोला मैंने, यानी x दूरी पे जाके एक एलिमेंट काटो, ये एलिमेंट काट लिया आपने, जिस पे चार्ज होगा dq और जिसकी लेंथ क्या होगी dx। इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा 2 कूलम पर मीटर, तो dq कितना हो जाएगा, dq क्या होता है लैम्बडा dx, और इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 इंटू dx। इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमें मालूम है कि देखो आपको फोर्स बताना है, पर फोर्स क्या होता है, चार्ज, यानी छोटा सा चार्ज। देखो छोटा सा फोर्स df क्या होगा, dq इंटू ई। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू ई, तो छोटा सा फोर्स dq पे जो छोटा सा फोर्स df लगेगा वो क्या होगा, dq इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये इनफाइनाइट रॉड है, तो इनफाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अभी हमने देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड 2k, इस पे चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा 1, क्योंकि ये इनफाइनाइट रॉड है तो इसके वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो 2k लैम्बडा 1, और डिस्टेंस कितना है dq से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम यहाँ रख रहे हैं, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगने वाली है, 2k लैम्बडा बाई x। तो आपका छोटे से फोर्स कितना होगा, df कितना होगा, 2k लैम्बडा 1 बाई x इंटू डी। जिसको ये पॉइंट पे कन्फ्यूजन होगा वो वापस से समझो, मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक छोटे से एलिमेंट पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2k लैम्बडा बाई डी, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, डी क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है रॉड से। हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताना है, x डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k लैम्बडा 1, इस पे चार्ज है लैम्बडा 1 कूलम पर मीटर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x, तो x आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। dq क्या है, लैम्बडा 2 dx, सब्सटीट्यूट कर दो, तो 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 dx बाई x, और ये आपका हो गया df। f नेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल होगा f, होगा इसका इंटीग्रेशन 2k लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 dx बटे x। सवाल उठता है लिमिट का, लिमिट कैसे लगाओगे, देखो ये रॉड का डिस्टेंस देखो, पहले जो है मतलब ये जो पहला एलिमेंट है, यहाँ से रॉड की मान लो शुरुआत हुई, उसका ये रॉड से डिस्टेंस कितना है, वो है a, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका रॉड से डिस्टेंस कितना है, a प्लस एल। हमेशा मैंने आपको लिमिट लगाते समय यही बोला,
इनिशियल जैसे रॉड शुरू हो रही और जहाँ रॉड का अंत हो रहा वहाँ तक देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या है, रॉड को इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ देते हैं और हर एक टुकड़े के वजह से जो भी फोर्स होगा, मतलब जो भी इन पे फोर्स होगा उनका नेट इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे फोर्स क्या होगा, राइट तरफ, क्योंकि सब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। हमने पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स क्या होता है, जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और पॉजिटिव रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, और जितने भी एलिमेंट है सब पॉजिटिव, तो उन पे जो आपका फोर्स होगा वो भी राइट डायरेक्शन में, इसलिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। और अगर सब पे फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं होता तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे उनके एलिमेंट तोड़ना पड़ता और फिर एलिमेंट वाइज उनका इंटीग्रेशन करना पड़ता, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब बात इंटीग्रेशन का मतलब बहुत सारे एलिमेंट में तोड़ दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट में। और लिमिट कैसे लगाओगे, जहाँ से रॉड का शुरुआत हुई और जहाँ रॉड खत्म हो रही है। रॉड की शुरुआत हुई उस समय यहाँ से जो शुरुआती एलिमेंट होगा उसका डिस्टेंस है a, तो a, जहाँ रॉड खत्म हो रही है उसका डिस्टेंस है a प्लस एल, तो a प्लस एल। ऐसा ही हमने लगाए थे जब हमने निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड, जब आपकी रॉड ऐसी रखी थी और आपको ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था, तब भी क्या करते, जहाँ से रॉड शुरुआत हो रही जहाँ रॉड खत्म हो रही। तो वैसे ही रॉड की शुरुआत से लेकर रॉड के अंत तक, तो a से a प्लस एल। अब सिंपल, अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। 2k λ1 λ2 कॉन्स्टेंट, तो बाहर dx बाई एक्स, लिमिट है a से a प्लस एल। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्या होता है, ln x, तो 2k λ1 λ2 ln x a प्लस एल। लिमिट डालो तो लिमिट कितना होगा, 2k λ1 λ2 ln a प्लस एल माइनस ln a। ये कितना हो जाएगा, देखो ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a बटे b, a बाई b होता है, तो कितना हो जाएगा 2k λ1 λ2 ln a प्लस एल अपॉन a। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2k λ1 λ2 ln 1 प्लस एल बाई ए। ये लिखो कुछ भी हो, जैसा भी आपको ऑप्शन मिल जाए वो उस हिसाब से आप टिक कर देना। मतलब इंटरेक्शन फोर्स कितना हो गया, 2k λ1 λ2 ln 1 प्लस एल बाई ए। बहुत ही सिंपल था, क्या ही करना था। जब भी कंटिन्यूस बॉडी दिखे तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आना चाहिए कि हमें एक एलिमेंट काटना है, उस एलिमेंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फोर्स पूछता है तो उस एलिमेंट पे फोर्स, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करते समय बराबर लिमिट लगा दो, आंसर आ जाता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज़ है, इंटीग्रेशन आता होगा तो आंसर आ जाएगा और लिमिट लगाना आना चाहिए। तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं रॉड के रिलेटेड ही। चलो देखो, अब देखो, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। आज पूरे स्टैंडर्ड सवाल ही करेंगे। ये सेमी इनफाइनाइट, ये भी सेमी इनफाइनाइट। ये पॉइंट है जिसका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है a, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है a। ये पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या करोगे, पहले हर एक रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसके लिए आपको θ1 और θ2 निकालना पड़ेगा। तो देखो पहले ये जो वर्टिकल रॉड है वो कंसिडर करो। क्या कहा है उसने, ये पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है वो a उसने दिया है ना। देखो, और ये जो डिस्टेंस भी a है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी a है। नहीं समझे, कहने देखो ये a है तो ये वाला a हो गया, ये भी a है तो ये भी a हो गया। अब हमें θ1 और θ2 बताना है। देखो θ1 तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ है इनफाइनाइट, तो अभी तक तो 2 बार कर लिए 90 क्यों होता है, तो ये समझ में आ गया कि जहाँ इनफाइनाइट है वो एंगल हो गया 90 डिग्री। नीचे वाला एंगल बताना है, इसको अब मैं क्या होना, थीटा ये वाला होना, ठीक है, ये थीटा होना। देखो tan थीटा क्या होगा, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। देखो tan थीटा क्या होगा,
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई π/4 मतलब 45 डिग्री। थीटा कितना हो गया 10 45 डिग्री क्या होता है 1, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। तो देखो ई परपेंडिकुलर क्या होता है के लेमडा बाई, अब मैं फॉर्मूला नहीं रखता हूँ, डायरेक्ट रखते हैं ना, कितने बार फॉर्मूला लिखेगी डायरेक्ट लिखते हैं के लेमडा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला ऐसे याद रखना के लेमडा बाई डी नहीं, के लेमडा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ए साइन थीटा 1 यानी साइन 90 डिग्री प्लस साइन थीटा 2 यानी साइन 45 डिग्री। बस के लेमडा बाई ए साइन 90 कितना होता है 1, साइन 45 डिग्री 1/√2। तो ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल क्या होता है वापस के लेमडा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा के लेमडा बाई ए 1/√2। इसको मैं ऐसे लिख दूँ E1 परपेंडिकुलर और E1 यहाँ पे E1 पैरेलल ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसको भी ऐसे लिख देता हूँ E1 परपेंडिकुलर क्योंकि सेकंड ये फर्स्ट रॉड मान लो। और एक और बात वापस लिखना भूल गया यार, जितने भी रॉड लिखूंगा ना उस पर लैम्बडा कूलम पर मीटर ही मानना है, ठीक है। तो अब सेकंड रॉड की वजह से सेकंड रॉड दी है ऐसी और इस तरफ इनफाइनाइट एक्सटेंड हो रही है। ये जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है ए, देखो ये ए दिया है और ये कितना है ए, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो भी ए है, इसमें कोई शक है नहीं है। हमें ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले देखो ये एंगल है थीटा 1, उस तरफ का इनफाइनाइट है तो थीटा 1 कितना हो गया 90 डिग्री। अरे ऐसे देखो मिरर लाइन से देखो, ऐसी रॉड रखी है ये पॉइंट पे निकालना है, तो ये एंगल कितना है आपका थीटा 1, तो थीटा 1 90 डिग्री क्योंकि उस तरफ रॉड इनफाइनाइट है, पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट बताया था वो हिसाब से। थीटा 2 कितना होगा, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वापस से टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन ये देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस तो ये एडजेसेंट, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा हो गया 45 डिग्री, तो आपका थीटा 2 कितना हो गया वापस 45 डिग्री, ठीक है। अब ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल देखो, वापस से यही लिखूँ या डायरेक्ट लिख दूँ। देखो फर्स्ट केस में भी थीटा 1 90 डिग्री था, थीटा 2 45 डिग्री था, तो E1 परपेंडिकुलर और E1 पैरेलल मिल गया। तो सेम टू सेम यही होगा ना, E1 परपेंडिकुलर भी ये होगा, E2 परपेंडिकुलर भी यही होगा, E2 पैरेलल भी यही होगा। नहीं तो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, देखो साइन थीटा 1 के लेमडा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज ए साइन थीटा 1 यानी साइन 90 प्लस साइन 45 डिग्री, तो कितना हो गया के लेमडा बाई ए साइन 90 1 प्लस 1/√2। ये हो गया आपका E2 परपेंडिकुलर। E2 पैरेलल कितना होगा के लेमडा बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है ए कॉस थीटा 2 मतलब कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 यानी कॉस 90, कॉस 90 0, तो क्या हो गया E2 पैरेलल, ये हो गया के लेमडा बाई ए 1/√2 सिर्फ। अब मैं बाकी की चीज़ें मिटा देता हूँ क्योंकि अब आएगा डायरेक्शन का खेल, तो इतनी सब हमें जगह लगेगी। तो सिर्फ क्या क्या चीज़ लिखते हैं देखो, ये एक बार आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर देना, मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो हटा देता हूँ। पहले ये हटाओ, E1 पैरेलल लगेगा, E1 पैरेलल E1 परपेंडिकुलर के लेमडा बाई ए 1 प्लस 1/√2, बाकी हटाओ। E2 परपेंडिकुलर के लेमडा बाई ए 1 प्लस 1/√2 और E2 पैरेलल क्या होगा के लेमडा बाई ए 1/√2, ठीक है। देखो अब देखो
अब ये पहली रॉड थी, सेकंड रॉड थी। सेकंड रॉड E1 परपेंडिकुलर कितना है, यानी इस तरफ k लैम्डा बाई ए 1 + 1/√2 और E1 पैरेलल क्या लगेगा, नीचे की तरफ। क्यों, बड़े थीटा के अपोजिट। बड़ा थीटा कितना था, 90 डिग्री। k लैम्डा बाई ए 1/√2, ठीक है। अब E1 के हो गए, E2 का देखो, E2 परपेंडिकुलर प्लस लैम्डा है तो उससे दूर की तरफ यानी ऊपर की तरफ लगेगा। वो कितना होगा, k लैम्डा बाई ए 1 + 1/√2 और E2 पैरेलल क्या होगा, नीचे तरफ, छोटे थीटा की तरफ। बड़ा थीटा 90 डिग्री है तो छोटा 45 उसके तरफ कितना है, k लैम्डा बाई ए 1/√2। बस अब कुछ नहीं करना है, हमारा काम हो गया आसान, एकदम आसान, कुछ भी नहीं बचा। अब एक बार देखो कैसा कैसा हो रहा है, k लैम्डा बाई ए 1 + 1/√2। यहाँ पे क्या बच रहा है, k लैम्डा बाई ए 1/√2। यहाँ नीचे क्या है, k लैम्डा बाई ए 1/√2 और ऊपर है k लैम्डा बाई ए 1 + 1/√2। देखो k लैम्डा बाई ए प्लस k लैम्डा बाई ए 1/√2, तो k लैम्डा बाई ए 1/√2 k लैम्डा बाई ए 1/√2 एक दूसरे को काट देगा, है कि नहीं। ये क्या होगा, इसमें से इतना, दोनों अपोजिट है तो ये जो 1/√2 वाला कंपोनेंट इससे कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। इसमें भी क्या होगा, k लैम्डा बाई ए 1/√2 और इसका k लैम्डा बाई ए 1/√2 कट जाएगा, क्योंकि देखो दोनों को डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, k लैम्डा बाई ए प्लस k लैम्डा बाई ए 1/√2। तो देखो ये जो कंपोनेंट है उसका सेम टू सेम मैग्नीट्यूड ये है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो मतलब ये और ये एक दूसरे को काट देंगे। तो आपके जो नेट कंपोनेंट क्या बच रहे हैं, एक इस तरफ बच रहा है k लैम्डा बाई ए और एक ऊपर की तरफ बच रहा है k लैम्डा बाई ए, दोनों के बीच में है 90 डिग्री। तो क्या करोगे, अभी इस दोनों को कह दो अभी के लिए ई, इसका मतलब दो ऐसे आपके ई है और दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री। इन दोनों का आपको रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताना है, वो कितना होगा, रिजल्टेंट क्या, ई नेट लिख देता हूँ, वो क्या होगा, √ऑफ ई स्क्वायर 2e कॉस ऑफ, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, कॉस 90 की वजह से ये टर्म 0, तो √ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी 2e² यानी √2e। ई कितना है, k लैम्डा बाई ए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड √2 k लैम्डा बाई ए। देखो मैंने दिखने में बहुत सारी जगह हमने यूज़ करे पर असल में उतनी जगह लगती नहीं है, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया है इसलिए इतनी जगह लगी है। बाकी आप डायरेक्टली यही कर सकते हो, ये रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो जो कंपोनेंट कट रहे हैं उनको काट दो, नेट के लिए ये लगा लो। एक बार मैं ये वापस से समझा दूँ, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ गया होगा। यहाँ मैंने बताया देखो ये जो टर्म है इसको लिख सकते हो k लैम्डा बाई ए प्लस k लैम्डा बाई ए 1/√2, नीचे क्या है k लैम्डा बाई 1/√2, तो ये वाली टर्म इसको काट देगी क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड ये वाला और ये वाला जो टर्म है वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो काट देंगी। सिमिलर फंडा इधर अप्लाई होगा, इसको ये क्या होगा k लैम्डा बाई ए प्लस k लैम्डा बाई ए 1/√2, इधर k लैम्डा बाई 1/√2 उसके अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वाला कंपोनेंट इसके ये वाले कंपोनेंट को काट देगा तो सिर्फ k लैम्डा बाई ए बचेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन जनरेट हो जाएगी और ये निकालना तो आपको आता ही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कितनी हो गई, √2 k लैम्डा बाई ए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वही है क्या, हाँ बिल्कुल यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो, तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट सवाल, देखो एक स्क्वायर है, अभी तक जब भी हम स्क्वायर ले रहे थे तो उसके कॉर्नर्स पे चार्ज रख रहे थे, ठीक है, पर अब वैसा नहीं है। अब क्या है, ये रॉड से स्क्वायर बना है, ये प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, ये प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर और ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। आपको क्या करना है, ये पॉइंट P क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट P। कैसे करोगे? देखो, हमेशा ऐसा जब भी सवाल रहा हो तो एक सिंगल रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और बाद में फिर करेंगे जो करना है। तो एक सिंगल ये वाली रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है अभी तो हमें पता नहीं, मान लो ये है D। रॉड जो डायगोनल होती है स्क्वायर की वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये जो है ये उसका आधा आधा एंगल हो गया, ये टोटल 90 डिग्री है तो इसका आधा आधा, मतलब ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। नहीं समझे? कहना क्या चाह रहे हैं कि देखो ये जो है रॉड, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ये डिस्टेंस पे, ये जो एंगल है जो डायगोनल होती है वो स्क्वायर की वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, तो ये जो टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री। ये जो एंगल है उसके आधे आधे होंगे इक्वली, आधे आधे हो गए तो कितना होगा 45 डिग्री 45 डिग्री। अब ई परपेंडिकुलर कितना होगा के लैम्बडा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज D साइन 45 प्लस साइन 45, तो कितना होगा के लैम्बडा बाई D 2 साइन 45, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, तो 2 के लैम्बडा बाई D 1 अपॉन रूट 2, तो क्या आ जाएगा रूट 2 के लैम्बडा बाई D। ये एक सिंगल रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या सब रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी कि नहीं, देखते हैं। समझने के लिए यहाँ वापस से देखो, सिंगल रॉड, ये एंगल 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, ये ई परपेंडिकुलर है, ई पैरेलल भी निकाल लेते लगे हाथ। ई पैरेलल कितना होगा के लैम्बडा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगी ई पैरेलल 0। तो ई परपेंडिकुलर कितनी हो गई रूट 2 के लैम्बडा बाई D और ई पैरेलल हो गई 0, और ये एंगल है 90 डिग्री तो बराबर बराबर में डिवाइड कर देगा। तो आपका थीटा 1 थीटा 2, यहाँ पे एक बार थीटा 1 थीटा 2 भी लिख लो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ई परपेंडिकुलर मिल गया, ई पैरेलल मिल गया। क्या सब रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यही होने वाली है? देखो ये रॉड, ये एंगल 90 तो 45 डिग्री, बाकी सब रॉड भी देखो तो ये एंगल भी कितना है, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो हर रॉड में थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 45, थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 45। इसका मतलब ई परपेंडिकुलर रूट 2 के लैम्बडा बाई D आएगा और ई पैरेलल 0 आएगा। इस रॉड की वजह से एक ही कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होगा इधर, क्योंकि ये प्लस लैम्बडा है, उससे दूर होगा ना, और अगर यही माइनस लैम्बडा रहता तो इसके रिवर्स में हो जाता। मतलब ये पॉइंट P के, अब हमें मैग्नीट्यूड पता चल गई हर रॉड की वजह से। अब हर रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। तो वापस से फोकस करो एक बार, देखो ये प्लस लैम्बडा, ये प्लस लैम्बडा, ये माइनस लैम्बडा, तो ये माइनस लैम्बडा। प्लस लैम्बडा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर के तरफ, ये प्लस लैम्बडा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ। क्या पैरेलल में कोई कंपोनेंट होगा कि नहीं? हमने निकाल के देखे, पैरेलल जो कंपोनेंट आ रहा है वो 0 आ रहा है, सिर्फ उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ परपेंडिकुलर ले रहे हैं। और प्लस लैम्बडा की वजह से ई परपेंडिकुलर उसके दूर की तरफ होता है, और माइनस लैम्बडा की वजह से पास की तरफ होगा, तो अभी प्लस है तो दूर दूर हो गया, ये प्लस की वजह से दूर। अब देखो, अब माइनस लैम्बडा तो उसके खुद के करीब होगा, तो सबको ई बोल दो, सबके मैग्नीट्यूड ई बोल दो, इसको ई बोल दो, इसको ई बोल दो। दूसरी बात, प्लस लैम्बडा की वजह से क्या, देखो ये माइनस लैम्बडा की वजह इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसकी खुद की तरफ होगी, जो भी होगी ई, तो डबल एरो लगा दिया। ये माइनस लैम्बडा की वजह से इस पॉइंट की पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऊपर की तरफ, मतलब वो खुद के तरफ। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड खुद के तरफ, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ होगी ई। सिचुएशन क्या बन गई, एक ई प्लस ई प्लस ई, ये मतलब यह 2e दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। रिजल्टेंट निकालना है। cos 90 की वजह से टर्म 0 हो जाएगी। फोर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट 8 इंटू ई। रूट 8 कितना है 2 रूट 2, क्योंकि रूट 8 को क्या लिखोगे 4 इंटू 2, 4 का रूट 2 और 2 का रूट 2।
ई कितना है √2 के लेमडा बाई डी, तो 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 के लेमडा बाई डी, ये हो जाएगा 4 के लेमडा बाई डी। तो आपकी जो ई नेट आई है वो कितनी आई है 4 के लेमडा बाई डी। अरे पर डी तो दिया ही नहीं है, डी क्या होगा, ये है डी, यहाँ पे देख लो, हाँ ये है डी, ये टोटल साइड है सबको मान लो ए ए ए ए, तो ये कितना डी क्या हो जाएगा a/2 होगा कि नहीं, ये जो डी है वो a पूरा है, a यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो है a, तो d क्या होगा उसका आधा हो जाएगा, तो d क्या हो जाएगा a/2, तो ई नेट कितना हो जाएगा 4 के लेमडा a/2 मतलब 8 के लेमडा बाई ए, ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना और मैं रिटर्न से एक बार वापस से समझा दूँ क्योंकि सवाल थोड़ा अच्छा है। कहना क्या चाह रहे थे, हमें 4 रॉड को मिला के एक स्क्वायर बनाया था और इसके ये पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था जहाँ दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। हमने क्या करे, एक सिंगल रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उसके लिए हमें θ1 और θ2 की ज़रूरत थी। तो देखो ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, तो θ1 उसका आधा θ2 आधा, तो θ1 45 θ2 45, θ1 और θ2 45 जब है, जब इसकी वजह से ई परपेंडिकुलर कितनी आई √2 के लेमडा बाई डी, डी क्या था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ई पैरेलल आ गया 0। अब सवाल उठता है कि सब रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगी क्या, तो उसका जवाब है हाँ। क्यों, क्योंकि देखो सब रॉड कितना 90 90 90 90, सबके θ1 θ2 भी कितना होगा 45 45, तो ई परपेंडिकुलर यानी √2 के लेमडा बाई डी और ई पैरेलल 0, पर सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा कि अलग होगा, अलग होगा, क्योंकि 2 रॉड प्लस लेमडा की है, 2 माइनस लेमडा की है। तो अब सवाल उठता है डायरेक्शन का। देखो प्लस लेमडा की वजह से एक ही कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो है परपेंडिकुलर, तो प्लस लेमडा की वजह से उससे दूर, माइनस लेमडा की वजह से उससे पास। क्या बोला, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती है, माइनस लेमडा की वजह से पास। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड बताई थी तो हमने ई परपेंडिकुलर निकाले थे और ई पैरेलल निकाले थे, ठीक है। और मैंने बोला था कि जब प्लस लेमडा की जगह माइनस लेमडा हो जाएगा तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल के डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे, तो सेम यही होगा। प्लस लेमडा की जगह माइनस लेमडा है, तो देखो ई प्लस लेमडा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ उसके दूर और माइनस लेमडा की वजह से उसके पास, तो ये ई सेम टू सेम फंडा, प्लस लेमडा की वजह से दूर, माइनस लेमडा की वजह से पास। तो कंडीशन क्या हो गई, 2e ऊपर हो गया, 2e नीचे हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, तो रिजल्टेंट कितना है आपका √8e, ई की वैल्यू कितनी है ये √2 के लेमडा बाई डी, वो सब्स्टिट्यूट करा तो क्या गया 4 के लेमडा बाई डी आ गया। और डी कितना है, ए टोटल है, उसका आधा डी है, तो डी इज इक्वल टू a/2, वो रखोगे तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 8 के लेमडा बाई ए। ये है आपका आंसर। कैसे भी आपको दे सकता है, आप 3 जगह लेमडा 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 दे दिया, एक माइनस लेमडा दे दिया, वो तो बहुत ही आसान हो गया। एक बार ट्राई करना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये लेमडा ये लेमडा ये लेमडा और ये माइनस लेमडा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ये पॉइंट पे। बहुत ही आसान है, एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है। आंसर बोलो क्या होगा इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर की तरफ होगा और सिंगल के वजह से √2, तो 2√2 के लेमडा बाई टी, 2√2, तो ये हो जाएगा 4√2 के लेमडा बाई ए आंसर होगा उसका। सब साइड ए है और इसका जो आंसर होगा वो होगा 4√2 के लेमडा बाई ए, पक्का। एक बार और सोच लो, सोच लेता हूँ। 1 के वजह से √2 के लेमडा बाई डी, 2√2 के लेमडा बाई ए, नेट ऊपर, तो 4√2 के लेमडा बाई ए आंसर हो जाएगा पक्का। इसका जो आंसर आना चाहिए, ये सॉल्व करना, आंसर आना चाहिए 4√2 के लेमडा बाई ए, गारंटी, बिल्कुल, ठीक है। अब हो गया ये, अब क्या करना चाहिए, इंटरेक्शन फोर्स हो गया, ये हो गया। देखता हूँ और कोई सवाल है क्या मेरे पास, नहीं। अब सवाल नहीं है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रिंग के वजह से। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, अंगूठी की वजह से। अंगूठी बोल दो, कड़ा बोल दो, ये जो हाथ में पहन रखा है उसको, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू बोल दो या लेमडा के हिसाब से चार्ज होगा, जो भी होगा देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग लिखो, वो अच्छा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। देखो एक रिंग बनाओ, सबसे पहले शुरुआत एक रिंग से होगी, है कि नहीं। देखो हमें क्या करना है, ये रिंग के एक्सिस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, या तो क्या बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, ऐसे यहाँ लिख दो वो अच्छा होगा, ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट P पे, इस पे टोटल चार्ज है Q। अब सवाल उठता है क्या, हमें मालूम जब भी चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब ये चार्ज Q इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा काम क्या रहता है, एक छोटा सा एलिमेंट काटो और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड करो। तो हम हमेशा वैसे ही करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे ये वाला जिस पे चार्ज होगा dq और जिसकी जो लेंथ है वो है dl, चार्ज dq लेंथ dl। इस पॉइंट पे मतलब इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से एलिमेंट की वजह से dE, ये डिस्टेंस कह दो आप x। मान लो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, कोई शक नहीं। अब देखो, अरे यार ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा, इसका एक एलिमेंट होगा इधर dE cos थीटा, एक एलिमेंट इधर होगा dE sin थीटा, है कि नहीं। मतलब अब सवाल उठता है एलिमेंट तो काट लिए, कौन से एलिमेंट बचेंगे, क्या पता dE cos थीटा कैंसिल हो जाए और सिर्फ dE sin थीटा बचे, या dE sin थीटा पूरे कैंसिल हो जाए सिर्फ dE cos थीटा बचे, वो देखते हैं। अब काम है हमारा कौन सा एलिमेंट बचेगा, उसको समझने के लिए एक एलिमेंट इधर है, सेम टू सेम एलिमेंट उसके अपोजिट में मानो एक इधर, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये एलिमेंट की वजह से, ठीक उसके सिमेट्रिक में ले रहे तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा dE होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम होगा, तो वो भी dE, मतलब एक इलेक्ट्रिक dE लग रहा है इस तरफ और ये एंगल है थीटा। तो देखो इसके भी कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा dE cos थीटा और एक ऊपर की तरफ होगा dE sin थीटा। पर देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को मार देंगे और ये दोनों एडअप हो जाएंगे। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एडअप हो जा रहे और जो वर्टिकल कंपोनेंट है कैंसिल आउट कर दे रहे। सेम टू सेम यहाँ एक एलिमेंट होगा तो यहाँ एक एलिमेंट होगा, जिसके वजह से dE sin थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और dE cos थीटा विल एडअप। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला, dE sin थीटा विल कैंसल आउट, कैंसल ईच अदर बोल दो, ठीक है। कैसे, तो एक बार वापस से समझो, मैंने बोला यहाँ एक एलिमेंट है उसके वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड dE, जब dE के कंपोनेंट करे तो एक आया dE cos थीटा, एक आया dE sin थीटा। इसके ठीक अपोजिट में एक एलिमेंट मानो, वो भी इतना ही dQ, उस पर चार्ज dL, सॉरी उस पर चार्ज dQ, उसकी लेंथ dL, और इसके ठीक अपोजिट है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी dE, क्योंकि ये और ये जो डिस्टेंस है वो भी सेम होंगे, एंगल भी थीटा थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट dE cos थीटा, एक कंपोनेंट dE sin थीटा। ये वाले कंपोनेंट क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को मार देंगे और dE cos थीटा वाले एडअप हो जाएंगे। सेम क्या होगा, इधर एक एलिमेंट होगा तो उसके ठीक अपोजिट वाले एलिमेंट की वजह से dE sin थीटा वाले कंपोनेंट, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो हॉरिजॉन्टल है वो एडअप हो जाएंगे, तो इसलिए dE sin थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो हमें क्या करना है, जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ dE cos थीटा। ये तो क्लियर है। अब सवाल उठता है, एक एक चीज़ करते हैं। अब देखो लेमडा क्या होता है, टोटल चार्ज कितना है Q, और जो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, जैसे ये रिंग है इसकी रेडियस है r, इस पे चार्ज Q है, ये रिंग है तो ये जो पूरी लेंथ टोटल लेंथ कितना है, सरकमफेरेंस जो कितना होता है 2πr, तो Q/2πr। क्लियर, लेमडा क्या हो गया Q/2πr।
एक छोटा सा चार्ज डी क्यू, वो कितना होगा लेमडा इंटू डी एल, पक्का। डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, यानी जो एलिमेंट की लेंथ रहती थी मल्टीप्लाई पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वैसे ही यहाँ पे एलिमेंट की लेंथ है डी एल मल्टीप्लाई पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये कितना हो गया Q अपॉन 2πr इंटू डी एल। ये सब चीज़ मिटाओ, जगह बनाओ, अभी सॉल्व करना है ना। डी क्यू मिल गया, और डी ई निकालना है, तो देखो डी ई क्या होगा, डी ई क्या होगा के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डॉटेड लाइन है, वो कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है। ये एंगल है थीटा, ये है एक्स, ये है आर, पाइथागोरस भैया के हिसाब से ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। पुटअप करो, स्क्वायर रूट कैंसल, तो डी ई मिल गया के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और डी क्यू कितना है के क्यू 2πr डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब कॉस थीटा निकालना है, देखो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा एडजेसेंट एक्स अपॉन हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सब कुछ निकाल, जो भी निकाला है वो यहाँ रख दो, ई नेट डी ई मतलब के क्यू अपॉन 2πr डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा यानी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सवाल उठता है क्या x वेरिएबल है, नहीं, x फिक्स डिस्टेंस है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या r वेरिएबल है, नहीं। q वेरिएबल है, नहीं, कि तो कांस्टेंट है, बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है, मतलब ना हमारा x वेरिएबल ना r वेरिएबल, तो बाकी सब चीज़ें बाहर निकाल लो। k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, 2π, r कांस्टेंट, x कांस्टेंट। अब ये वाली टर्म देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, इंटीग्रेशन बचेगा dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या होगा, जैसे ये इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये हो जाएगी टोटल लेंथ, किसकी, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग, जो कितनी है उसका सरकमफरेंस, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। टोटल लेंथ ऑफ द रिंग अभी मैंने बताया था, ये रिंग की रेडियस है, ये रिंग की टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, और वो कितनी है उसका सरकमफरेंस, यानी 2πr रखो यहाँ पे, तो के क्यू 2πr एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2 2πr, 2πr ने 2πr को मार दिया, तो आपकी जो ई नेट आ गई वो आ गई के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ही अलॉन्ग द एक्सिस, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले जो कंपोनेंट थे वो एक दूसरे को मार के ही ख़त्म हो गए, और जो अलॉन्ग द एक्सिस वाले थे वो रह गए। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2 अलॉन्ग द एक्सिस। ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद रखना है। तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं, अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हो जाए, इस पे डिस्कशन हो जाए। देखो कुछ बेसिक बातें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऊपर। इस पे अगर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ, है ना। माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अंदर की तरफ। ये हो गई बहुत बेसिक बात है। वापस से एक बार रिंग का डायग्राम बना, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले एक्स पे वो थी कितनी,
के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर में 3/2। अब क्या होगा अगर x 0 हो जाए, x इज इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अरे x से ही 0 पुटअप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। पर x इज इक्वल टू 0 को क्या सिग्निफिकेंस क्या है? x इज इक्वल टू 0 क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रॉड। ये क्या बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रॉड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रॉड 0 हो गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये मिटा दो, ऐसी रिंग रेडियस है r। अरे सेंटर से रेडियस लेंगे ना भाई साहब, हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी? हाँ, क्यों नहीं होगी? देखो समझने के लिए, यहाँ एक ये पॉइंट एलिमेंट मान लो, सेम टू सेम एकदम पॉइंट से बता रहा हूँ, छोटा सा एलिमेंट, लाइन एलिमेंट है। इसके वजह से ये इस पे टोटल चार्ज q है, या इसको ऐसे बोल दो लेमडा है q अपॉन 2πr, इस तरीके से वो हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? नीचे। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ऊपर। दोनों का जो मैग्नीट्यूड वो सेम और पॉइंट से जो डिस्टेंस वो सेम है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ जो कंपोनेंट होगा उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसके ठीक अपोजिट वाले कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये भी कैंसिल कर देंगे। तो ऐसे जितने अपर, मतलब या तो ऐसा मान लो जितने ये साइड वाले कंपोनेंट है, ये साइड वाले कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ये साइड वाले कंपोनेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड को काट देगी, या अपर साइड वाले कंपोनेंट, अपर साइड वाले जितने भी एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे वाले एलिमेंट को काट देगी, जिसके वजह से रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रॉड, नहीं रिंग, वो कितनी हो जाएगी? 0। तो फॉर्मूले से भी देख लिए और कंसेप्चुअली भी समझ में आ रहा है कि जो एक एलिमेंट काटोगे, ठीक उसके अपोजिट वाला एलिमेंट भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से वो एक दूसरे को काट देंगे। यहाँ का एलिमेंट और ये एलिमेंट वो भी सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो काट देंगे। तो मतलब ऊपर जितने एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, नीचे वाले उसके विरुद्ध, मतलब उसके अपोजिट में प्रोड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट, वो हो जाएगी इस पॉइंट पे 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग 0। अब अगर x इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? उसके लिए देखो क्या करो, k q x, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, और ये एक्स स्क्वायर के पावर में भी आ जाएगा 3/2। एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 क्या होगा? एक्स क्यूब। तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक्स क्यूब। एक्स और एक्स क्यूब को काट देगा तो क्या हो जाएगा? के क्यूब एक्स स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। जैसे ही आप इनफाइनाइट पुटअप करोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी? 1/∞ की सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, 1/∞ की सिचुएशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे भी 0 है, यानी यहाँ पे भी 0 है, और ये इनफाइनाइट पे भी 0 हो रही है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो मैक्सिमा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? ऐसा पॉइंट निकालेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो देखो, जब भी मैक्सिमम निकालना होता है तो कैसे निकालोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको 0 कर दो, dE/dx निकालना है, यानी ddx ऑफ किसका? के क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2। देखो के क्यूब बाहर, एक और, मैं इसमें एक भी स्टेप नहीं काटता हूँ। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो अगर पहले x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या बचेगा? 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बारे में 3/2 प्लस x और डेरिवेटिव ऑफ, यानी ddx ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2। अब ये टर्म पहले अलग से सॉल्व करता हूँ।
ये एक बार आप नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके, ये मिटा दो फिर। ये वाली टर्म इधर कर दे, देखो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर में n क्या होता है, बहुत ही बेसिक है, आपको पता होगा, लिख लो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एन एक्स एन माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, एक पहले तो हो जाएगा -3/2 -3/2 -1 यानी -5/2, और फिर वापस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 2x, और डी डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर 0, क्योंकि आर क्या है, सॉरी आर क्या है आपका रेडियस, वो है कांस्टेंट। ये 2 ने ये 2 को मार दिया तो क्या बचा -3x, ये नीचे चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 5/2 पुटअप कर दो यहाँ पे, के क्यू 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, और ये कितना आया x मल्टीप्लाई बाय -3x मतलब -3x एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 5/2, और हम dy/dx को क्या करने वाले, 0 करने वाले, तभी तो मैक्सिमा मिलेगा। 1 मिनट रुक जाइए, इसको एक बार आप, जब तक मैं रुका हूँ आप सॉल्व करो, और यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिखना भूल गया। अब देखो क्या करोगे, की उधर गया तो 0, क्या हो गया, ये हो गया 1/x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, ये हो गया, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 5/2, इसको ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 5/2, 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 5/2, ये इसको मार देगा तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर बाई 2, तो स्क्वायर रूट लोगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2, ये आ गया आपका मैक्सिमा के पॉइंट। क्या करा, सिर्फ डिफरेंशिएट करना था, और मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप कर दिया, तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ कन्फ्यूजन होना चाहिए। ये पॉइंट पे मैंने एलसीएम लिया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। या एक स्टेप काट दिया है, फिर भी ऐसा लगता है तो ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में 3/2, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 5/2। तो ये स्टेप मैंने काट दी थी, देख लो। तो हमें मिल गए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाली है, ठीक है। इसका आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एकदम स्टैंडर्ड है, आपको हर किताब में मिलेगा ही मेरे हिसाब से तो, पर हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ प्लॉट करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया यही से मिलना चालू हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये एक्स है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैक्सिमा के पॉइंट है वो कितना है, एक है +r/√2, यानी ये मान लो ये +r/√2, ठीक, ये -r/√2। अरे यार कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था एट x = 0 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, और इनफाइनाइट को अप्रोच करेंगे तो भी 0 होगी, और ये मैक्सिमा है, तो कैसा कर्व होगा, सिमिलर होगा पर इसके अपोजिट में। क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये मैं आपको बताया था कि जब ये Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरफ ऐसे, इस तरफ ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो ये नीचे की तरफ करवाएगा, तो यहाँ पे ऐसे,
सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और ये जो आपकी ई मैक्स जो कितना होगी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना होगी कैलकुलेट करते, देखो यहाँ कर लेते हैं। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2। एक्स की वैल्यू पुटअप कर दो मैक्सिमम के लिए r/√2, तो के क्यू आर अपॉन √2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? r अपॉन √2 का स्क्वायर r²/2 प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2 के क्यू, ये हो गया 3r²/2 के पावर में 3/2 के क्यू आर अपॉन √2, ये हो जाएगा 3r² के पावर में 3/2 मतलब 1/3 के पावर में 3/2 को कैसे लिख सकते हो? 3 × √3, 2 × √2, r² के पावर में 3/2 r³। ये ऐसे समझ लो 3 के पावर में 3/2 मतलब 3 के पावर में 1 + 1/2, तो 3 × 3 के पावर में 1/2, तो 3 × √3 वैसे ही लिखा मैंने। और 2 के पावर में 3/2 तो 2√2 और r² के पावर में 3/2 r³। एक r ने यहाँ पे एक r को मार दिया तो यहाँ सिर्फ r² बचेगा, ये √2 इसको मार देगा, बाकी टर्म ऊपर। तो ई मैक्स कितनी हो गई? 2kq अपॉन 3√3 r²। ये आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 2kq अपॉन 3√3 r²। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहाँ पे है, वो आती है ±r/√2। तो बस हमें ये याद रखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ±r/√2। इसे थोड़ा अच्छा सा बनाया जाए यार, ये आ रही है ±r/√2, ये बात याद रखो। तो आज ये बेसिक डिस्कशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग के ऊपर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। दूसरी बात, अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे रिंग के रिलेटेड, ठीक है, और फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क। तो नेक्स्ट लेक्चर का तो प्लान ये है, और उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ कि और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस डालूँ